जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसने अपनी विरासत तलवारों से नहीं बल्कि कूची और पत्थर से गढ़ी। आज हम मुगल कला की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, और ये सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें और इमारतें नहीं, ये तो सम्राटों की महत्वाकांक्षाओं, उनके सपनों की कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि कोई साम्राज्य अपनी छाप छोड़ता कैसे है? क्या सिर्फ लड़ाइयां जीतकर, या फिर उन इमारतों और कलाकृतियों से जो सदियों बाद भी अपनी कहानी सुनाती रहें? मुगलों ने दूसरा रास्ता चुना, और इसका जवाब उन्होंने दिया एक बड़े ही अनोखे समन्वय से। देखिए, उन्होंने फारसी और भारतीय शैलियों का एक ऐसा जबरदस्त मिश्रण तैयार किया जो पहले कभी देखा ही नहीं गया था। ये सिर्फ नकल नहीं थी, नहीं, ये तो एक पूरी की पूरी नई कलात्मक भाषा का जन्म था। तो चलिए फिर इस शानदार सफर में और गहराई से उतरते हैं, मुगल कला की उस दुनिया को समझते हैं जहां कूची का हर एक निशान और हर तराशा हुआ पत्थर एक कहानी कहता है। इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं खुद मुगल सम्राट। बाबर से लेकर औरंगजेब तक हर शासक की अपनी अलग सोच थी, अपनी अलग पसंद थी, और उनकी कला वो बिल्कुल उनके व्यक्तित्व का आईना थी। मतलब हर दौर की कला सीधे सीधे उस सम्राट के विजन को दिखाती है। तो जो सबसे जरूरी बात है वो है ये आइडिया समन्वय का। जरा सोचिए, एक तरफ फारसी कला की बारीक कारीगरी, उसका डिटेल पर ध्यान, और दूसरी तरफ भारतीय कला के वो चटक, जीवंत रंग और उसके विषय। जब ये दोनों चीजें मिली, बस वही मुगल कला का जन्म हुआ, और यही वो मिश्रण है जो इसे इतना खास, इतना मशहूर बनाता है। अब देखिए, हर महान चीज की तरह इसकी शुरुआत भी बहुत बड़ी नहीं थी। तो चलिए देखते हैं कि इस अनोखी कला के बीज आखिर बोए कैसे गए और किसने इन्हें सींचा। तो कहानी की शुरुआत होती है दो लोगों से, एक पिता और एक पुत्र। पिता यानी बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कमाल की कहानियां दी, और फिर बेटा हुमायूं उन कहानियों में रंग भरने के लिए फारस से दो उस्ताद कलाकारों को भारत ले आया, मीर सैयद अली और अब्दुस समद। बस यहीं से वो नींव पड़ी जिस पर मुगल चित्रकला की इतनी शानदार इमारत खड़ी हुई। पेंटिंग के साथ साथ आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला में भी एक नई शैली आई, चार बाग स्टाइल। ये चार हिस्सों वाला एक बगीचा होता था जिसके बीच से पानी की नहरें गुजरती थीं, बिल्कुल जन्नत का एहसास कराने वाला। और इसका सबसे बेहतरीन शुरुआती उदाहरण हमें दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में देखने को मिलता है, जो आज भी अपनी पूरी शान से खड़ा है। तो अगर बाबर और हुमायूं ने नींव रखी, तो उनके बेटे अकबर ने उस पर एक जबरदस्त महल खड़ा कर दिया। अकबर का दौर वो दौर था जब चित्रकला अपने शिखर पर पहुंच गई। इसी दौर को मुगल कला का स्वर्णकाल यानी गोल्डन एज कहा जाता है। इस दौर की विशालता का अंदाजा सिर्फ एक नंबर से लग जाएगा, 100 से ज्यादा। हाँ, सही सुना। अकबर की शाही कार्यशाला में 100 से ज्यादा पेंटर्स एक साथ काम करते थे। सोचिए, ये दिखाता है कि वो कला को लेकर कितने जुनूनी थे और अपने साम्राज्य की कहानी को दर्ज करने की उनकी महत्वाकांक्षा कितनी बड़ी थी। देखिए, अकबर सिर्फ कला के प्रशंसक नहीं थे, वो एक कहानीकार थे। उन्होंने अपनी वर्कशॉप्स का इस्तेमाल हमजानामा और अकबरनामा जैसे बड़े बड़े ग्रंथों को तस्वीरों के जरिए जिंदा करने के लिए किया, और इसमें दसवंत और बसावन जैसे भारतीय कलाकारों ने फारसी तकनीक में भारतीय आत्मा डाल दी। इससे एक ऐसा स्टाइल बना जो पहले कभी देखा ही नहीं गया था, एकदम डायनामिक, ऊर्जा से भरा हुआ और बिल्कुल नया। अच्छा, अकबर के बाद कला का फोकस थोड़ा बदला। अब जोर बड़ी बड़ी कहानियों से हटकर पर्सनल पसंद और विशाल वास्तुकला पर आ गया, और ये दौर था जहांगीर और शाहजहां का। एक कहावत है जो इस बदलाव को बहुत खूबसूरती से बताती है। अगर अकबर की कला अपने साम्राज्य की कहानी कहने के बारे में थी, तो जहांगीर की कला उसके प्राणियों की आत्मा को पकड़ने के बारे में थी। क्या बात है! जहांगीर के लिए कला का मतलब सिर्फ भव्य दरबार नहीं था, बल्कि प्रकृति की छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ना था। वो सच में प्रकृति के दीवाने थे। उस्ताद मंसूर जैसे कलाकारों ने उनके लिए पक्षियों और जानवरों के इतने सटीक, इतने रियलिस्टिक चित्र बनाए कि वो आज भी साइंटिस्ट को हैरान कर देते हैं। तो अब कला साम्राज्य की नहीं, बल्कि दुनिया की खूबसूरती की कहानी कह रही थी। और फिर जहांगीर के बाद आए उनके बेटे शाहजहां, और उन्होंने तो कला का कैनवास ही बदल डाला। उनका मीडियम अब रंग और कागज नहीं था, बल्कि संगमरमर और पत्थर था। जी हां, ये था मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज। शाहजहां के स्टाइल को 3 खास बातों से समझा जा सकता है। पहली बात, उन्होंने लाल पत्थर की जगह सफेद संगमरमर का भरपूर इस्तेमाल किया। दूसरी बात, उन्होंने पिएट्रा ड्यूरा यानी पच्चीकारी की तकनीक को परफेक्शन तक पहुंचा दिया। और तीसरी बात, उनकी हर इमारत सिमेट्री, एलिगेंस और भव्यता का एक बेहतरीन नमूना है।
अब ये पच्चीकारी ये एक बहुत ही मुश्किल तकनीक है। इसमें कीमती और अर्धकीमती पत्थरों को तराशकर सफेद संगमरमर में इस तरह जड़ा जाता है कि खूबसूरत तस्वीरें बन जाएं। और इस कला का सबसे शानदार, सबसे अल्टीमेट एक्सप्रेशन जाहिर है ताजमहल में देखने को मिलता है। तो देखा पिता और बेटे की कलात्मक सोच में कितना बड़ा फर्क था। एक तरफ जहांगीर, जिनका पूरा फोकस पेंटिंग और प्रकृति के रियलिज्म पर था, और दूसरी तरफ शाहजहां, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत आर्किटेक्चर और उसकी शानो शौकत दिखाने में लगा दी। चलिए कुछ सबसे मशहूर पेंटिंग्स को एक बार फिर याद करते हैं। अकबर के समय का तूतीनामा, जिसमें एक तोता कहानियां सुनाता है, वहां से लेकर जहांगीर की वो मशहूर पेंटिंग जहां वो राजाओं के ऊपर एक सूफी संत को तरजीह देते हैं। हर तस्वीर की अपनी एक अलग कहानी है। और आर्किटेक्चर की दुनिया में तो ये सफर और भी शानदार है। हुमायूं के बिल्कुल शांत मकबरे से शुरू होकर अकबर के शाही शहर फतेहपुर सीकरी तक, और फिर शाहजहां के सपनों की इमारत ताजमहल तक, हर एक इमारत अपने बनाने वाले की विरासत की एक पक्की निशानी है। लेकिन हर कहानी का एक अंत तो होता है। अब हम इस कलात्मक सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जहां बात होगी इसके पतन की और इसकी अमर विरासत की। औरंगजेब के दौर में साम्राज्य का ध्यान कला से हट गया और युद्ध और धर्म पर चला गया। अब जब शाही मदद ही नहीं मिली तो वो महान वर्कशॉप्स वीरान हो गईं। एक सदी से भी ज्यादा वक्त से चली आ रही वो महान कला परंपरा धीरे धीरे खत्म हो गई। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या संरक्षण के बिना, क्या पैट्रनेज के बिना कला सच में जिंदा रह सकती है? मुगल कला का ये पूरा सफर हमें यही सिखाता है कि कला और संरक्षण का रिश्ता कितना गहरा है, और ये हमें शक्ति, धन और क्रिएटिविटी के बीच के कनेक्शन पर सोचने के लिए मजबूर करता है।